नमस्कार, एबीपी न्यूज पर ये मेगा कवरेज आप देख रहे हैं। हाजिर हूं मैं रुमाना इस्तार खान और मेगा कवरेज 4 जून नतीजों का दिन। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल का आंकड़ा सामने आ गया है और एग्जिट पोल मतलब नतीजों का सटीक अनुमान, जिसको लेकर ये विजय चौक का इलाका है। और विजय चौक का इलाका मतलब ये देश का पॉलिटिकल पावर सेंटर है, जहां से इस वक्त एबीपी न्यूज शाम 6 बजे से इस बड़ी कवरेज का सिलसिला शुरू करने जा रहा है। और लगातार आगे यहीं से, इस पॉलिटिकल पावर सेंटर से, जहां नॉर्थ ब्लॉक भी, साउथ ब्लॉक भी है और वो नई संसद भवन की इमारत भी है, जहां 18वीं लोकसभा को लेकर तस्वीर क्या रहने वाली है, इसके लिए इंतजार 4 जून का है। लेकिन वो सटीक अनुमान जो एग्जिट पोल का सामने आया है, जो ऐलान कर रहा है कि एक बार फिर धमाकेदार वापसी को है तैयार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। तो इस 1 घंटे में, मतलब शाम 6 बजे से इस समय में जिस चर्चा को आपके सामने लेकर आई हूं, नारा दिया था इस चुनाव से पहले बीजेपी और मोदी सरकार की तरफ से कि अब की बार 400 पार, और वही 400 पार की दिशा में आगे बढ़ती हुई बीजेपी नजर आ रही है अपने और सहयोगियों के दम पर। और इसमें जो बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, दरअसल वो स्विंग स्टेट्स हैं। स्विंग स्टेट 400 सेट, यही वो सवाल है जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और कौन कौन से स्विंग स्टेट हैं? 5 राज्य हैं जिनकी हम बात करेंगे। इनमें मुख्य तौर पर पश्चिम बंगाल है, इसमें उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है। और ये वो 5 राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है नहीं। 3 ऐसे राज्य जहां पर क्षेत्रीय दलों की सरकार, और 2 ऐसे राज्य तेलंगाना और कर्नाटक जहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस को जनता ने अपनाया। लेकिन लोकसभा चुनाव में अब जब तस्वीर उभर रही है एग्जिट पोल में, तो फिर बीजेपी की बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। तो ये वो राज्य है जिनकी मैं जिक्र कर रही थी। पश्चिम बंगाल देखिए एग्जिट पोल का आंकड़ा क्या कह रहा है, 23 से 27 सीटें मिल सकती हैं बीजेपी को। उड़ीसा में 17 से 19, आंध्र प्रदेश में सहयोगी के साथ 21 से 25, तेलंगाना में 7 से 9, और इसी तरीके से कर्नाटक में 23 से 25 सीटें जेडीएस के साथ बीजेपी गठबंधन में कर्नाटक में चुनाव लड़ी है। जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद है, जिनके साथ चर्चा करेंगे। बीजेपी की तरफ से सिद्धार्थ यादव, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस की तरफ से, 2 वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी, राकेश शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जोरदार तालियां हो जाए एक बार सभी खास मेहमानों के लिए। शुरुआत अजय जी आपसे करने चाह रही हूं मैं, क्योंकि यहां पर तो बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। अब की बार 400 पार के नजदीक एग्जिट पोल का आंकड़ा पहुंचा रहा है, और ये स्विंग स्टेट इसी से 400 सेट सर जी। 400 पार का जो भी नारा हो, बट सच्चाई जो फील्ड में रही है, आप लोगों ने भी फील्ड को कवर किया है और हमारे लोगों ने भी किया है, और हमने जो अपना आंकड़ा जो लोगों से फील्ड में एकत्रित किया, उसके बाद जो आकलन है वो 295 का प्लस का है। अब जहां तक बात एग्जिट पोल की है, पिछली बार 2004 में भी, 2014 में भी, 2009 में भी एग्जिट पोल कई मामलों में कई लोगों के फेल हो गए। पोल ऑफ द पोल का पोल खुलेगा, क्योंकि जो जिस तरह से मनोवैज्ञानिक प्रभाव और दबाव बनाने का प्रयास है। अब तो वोटिंग खत्म हो गई है। हाँ, अब क्या मनोवैज्ञानिक बढ़त? नहीं, ये काउंटिंग के लिए 10 सेकेंड, काउंटिंग के समय जो है मार्जिन पर जो सीट होती है, हाँ, अधिकारियों को प्रभावित करने का एक नया तरीका है। 150 कलेक्टर्स को जो आज निर्वाचन अधिकारी है, हाँ, जो चुनाव आयोग के अंदर है, उनको गृह मंत्री जी की तरफ से फोन जा रहा है। ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं प्रयास है। जब 400 पार है, जब 400 पार है, ये है 400 आधार है, आधार है, आधार है, आधार है, आधार है, और 400 पार जिसको मिलेगा वो इतना छटपटाएगा क्यों? इतनी छटपटाहट। मैं इसका आधार बता देता हूँ। एक तो पहली बात ये कह रहे हैं कि 295 इनकी आएगी। अब बकरे की अम्मा कब तक मनाएगी? 4 तारीख को तो रिजल्ट आने ही वाला है। 2 दिन, 1 दिन की और खुशी है, मना लीजिए, अपना आंकड़ा देते रहिए। पर कह रहे हैं इतने फोन गए, उतने फोन गए। मैं भी एक बात बता देता हूं, अजय जी भाजपा को वोट देकर के आए हैं जब अंदर बूथ में गए थे। अब इस बात का कोई प्रमाण होगा क्या? इसको फोन चला गया, उसको फोन चला गया, ऐसी बात। ये कांग्रेस पार्टी जो बिल्कुल छटपटा चुकी है पहले दिन से। सिद्धार्थ सुनिए तो कल आपने सुना था इंडिया गठबंधन की जब बैठक हुई थी, उसके बाद बाहर आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, कांग्रेस के अध्यक्ष, कह रहे थे हमने जनता का सर्वे किया है।
एग्जिट पोल के आंकड़े से पहले वो जनता का सर्वे का आंकड़ा उन्होंने बता दिया था 295 प्लस। देखिए ये एक नया फैशन आया है। पॉलिटिकल पार्टियां पहले रैलियां करा करती थी, भाषण देती थी, रोड शो करती थी, आजकल सर्वे भी खुद ही करने लग गई हैं। उनको अपने ही सर्वे करना है, अपनी ही बात बताएंगे, अपना ही आंकड़ा देंगे। ये नया काम है कांग्रेस पार्टी का। पर एक काम उन्होंने ठीक किया, उन्होंने पहले तो कह दिया था कि एग्जिट पोल में हम जाएंगे ही नहीं, एग्जिट पोल को एग्जिट कर दिया था। पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लगा कि जाना चाहिए, तो अच्छा है कि अजय जी हमारे साथ खड़े हैं, 2 दिन हम इनकी भी बात सुन लेंगे। 4 तारीख के बाद इस देश का जो मूड बना है, 400 पार का जो मूड बना है, वो होने जा रहा है और उसको कोई रोक नहीं सकता है। 4 जून का इंतजार है, लेकिन बधाई के पात्र हैं आप। कहा तो आप लोग किनारा कर रहे थे, लेकिन कम से कम आए तो फेस तो किया एग्जिट पोल। आना जरूरी था, क्योंकि आने के बाद ही पता चलेगा कि भाई ये जो पोल है इसका पोल कैसे खुलेगा। तो भाई किनारा क्यों कर रहे थे पहले? पूरा देश जान रहा है। किनारा क्यों कर रहे थे? ठीक है, हमारे सहयोगियों ने, साथियों ने ये बात विचार किया कि जिस तरह से 3 दिन का टीआरपी चल रहा है मीडिया का, और जिस तरह से भारी मात्रा में पैसे का कहीं न कहीं से बैकग्राउंड से इसमें आया है, रिसर्च कैसे होता है विजय जी बताएंगे, कहां से प्रबंधन होता है, कौन पैसा खर्चा करता है, कौन कहां से ये रिपोर्ट लाता है। ये वैसे तो जाकर के जनता के लिए कोई पूछता नहीं है, सोशल एक्टिविज्म तो कर नहीं रही है। एग्जिट पोल करने वाले सोशल एक्टिविज्म करते हैं क्या? राज्यों की बात करते हैं, सोशल एक्टिविज्म वाले लोग हैं। इतना लंबा जाने वाला नहीं है। 5 राज्यों की क्योंकि हमें बात करनी है, तो पश्चिम बंगाल से हम शुरुआत कर रहे हैं और दोनों पत्रकारों का जरा रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल एक स्विंग स्टेट के तौर पर उभर कर नक्शे में सामने आ रहा है। 42 लोकसभा सीटें हैं, क्षेत्रीय पार्टी टीएमसी का गढ़, जहां विधानसभा चुनाव में टीएमसी भारी बढ़त हासिल करती है, लेकिन लोकसभा में बीजेपी पूरी की पूरी पिक्चर पलट देती है। विजय जी। बिल्कुल रोमाना जी, आपने जो 5 स्विंग स्टेट चुनी है वो बिल्कुल ठीक तरीके से चुनी है, जिन चुनाव नतीजों में उसका बड़ा एक असर देखा जा सकता है जब भी नतीजे आएंगे। अभी तो एग्जिट पोल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहली बात कि जब एग्जिट पोल पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या हुआ, आलोक जी, अजय जी जो है बात जिस तरह से कर रहे हैं, वो भी बहुत फील्ड में घूमते हैं। मैं उनको हमेशा देखता हूँ फील्ड में रहकर अपनी बात करते हैं, और सबका अपना अपना मत होता है कि कितनी सीट आ रही है। 295 उनकी आ रही है, 300 आ रही है। वो 4 जून को सब कुछ वहां पर साफ हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात क्या दिख रही है मुझे इस चुनाव में कि नतीजे कुछ भी आए, सरकार मोदी सरकार बनने की संभावना सबसे ज्यादा दिख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक पैन इंडिया पार्टी के तौर पर दिखाई देगी इन चुनावों के बाद। केरल में वो भले ही खाता ना खोले, लेकिन उसका वोट वहां पर बढ़ेगा। तमिलनाडु में वो यदि खाता नहीं खोलती तब भी उसका वोट वहां पर बड़ा है। बस हालांकि इतना कहती चलो, आप जो बात कह रहे हैं कि हमारा जो एबीपी न्यूज सी वोटर का जो सर्वे आया है, एग्जिट पोल का जो आंकड़ा आया है, उसमें केरल में भी कहीं ना कहीं पैर जमाती हुई, अपनी जगह बनाती हुई, तमिलनाडु में भी कुछ हासिल करती हुई चुनावी फायदा बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन ये बड़ी बात विजय जी कह रहे हैं कि साहब उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक बीजेपी की जो मौजूदगी है, जो बढ़त है, वो देखने के लिए मिलेगी। राकेश सर, क्योंकि बंगाल की हम बात कर रहे हैं, ये आंकड़ा एग्जिट पोल का जो आ रहा है, और कमोबेश सभी एग्जिट पोल के आंकड़े एक ही दिशा में हैं, कांग्रेस और टीएमसी गलती करती साथ ना आकर। गलती नहीं हुई, कांग्रेस तो चाह रही थी कि साथ आए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस खुद को बचा के चलना चाह रही थी, क्योंकि कांग्रेस के वोट पे ही वो खड़ी हुई है। वो नहीं चाहती थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करे और उस गठबंधन में हमारा कुछ वोट उधर चला जाए। बंगाल की आप बात करें तो सही है, वहां स्विंग वोटिंग लगातार चल रही है। 2019 में 24% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया और वो 18 सीट जीती। और फिर फासला जो बचा तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, वो 3% का था। यदि 3% वोट 2024 के चुनाव में पलट गया तो हमें लगता है 2014 की तस्वीरें बन सकती हैं। जो तृणमूल कांग्रेस 34 सीट जीती थी, कहीं इस बार 34 के आसपास का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी न पाए, क्योंकि 40% 2019 का आंकड़ा है और 43% तृणमूल का है। 3% स्विंग वोट जो आप बता रहे हैं, यदि वो हुआ तो एक बड़ा परिवर्तन आएगा बंगाल आ जाएगा सर। और इसी वजह से तो स्विंग स्टेट पे मैंने पश्चिम बंगाल को रखा है, क्योंकि यही वो राज्य है जो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से जो नारा दिया गया था 400 पार 12, उसको साकार करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप जल्दी से, फिर मैं कर्नाटक पर आ रही हूं। मैं एक छोटी सी बात जोड़ता हूं। मेरे को खुशी है आज इस बात की कि जिस भारतीय जनता पार्टी को हमेशा कहा जाता था ये तो हिंदी पट्टी की पार्टी है, हिंदी पट्टी में ही रहेगी, आज जो 5 स्विंग सीट्स की आप बात कर रहे हैं उसमें से 4 दक्षिण के हैं। और उसका कारण है रोमाना जी, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक अगर इस देश में कोई एक नेता है जिसकी लोकप्रियता अभूतपूर्व है, जिसको देश का हर एक जन प्यार करता है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और अगर देश में हर एक प्रांत में, मैं एक दावा और करता हूं आज आपके शो पे, अगर देश के हर एक प्रांत में अगर कोई पार्टी अपना खाता खोलेगी, वहां से सीट जीत कर आएगी, तो वो भारतीय जनता पार्टी होगी। और 80% सीटों पर एक दावा और,
80% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 50% से ऊपर वोट लेकर के आएगी। ये तीसरी बार हिस्टोरिक हैट्रिक होने जा रही है। ये देश की हैट्रिक है, ये विकसित भारत की हैट्रिक है। पहले कर देंगे क्या? 4 जून के लिए कुछ खबर भी रहने दीजिए। हमने तो चुनाव शुरू होने से पहले 400 पार कह दिया था, आज तो कहेंगे इतना। दरअसल उसी वजह से ये 5 राज्य हमने चुने हैं, क्योंकि देखिए पूर्वी भारत, ये पश्चिम बंगाल से जो सिलसिला शुरू होता है और फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और कर्नाटक, ये वो राज्य जहां पर बीजेपी उस तरीके से पैर जमा नहीं पा रही थी जिस तरीके से वो चाह रही थी। यहां पर जो क्षत्रप है, और कर्नाटक के अंदर तो जाहिर सी बात है कांग्रेस से ही उसकी आर पार, लेकिन इस बार तस्वीर बदल रही है। 3 क्षत्रप, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे ओडिशा हो, या फिर आंध्र प्रदेश में सहयोगियों के सहारे बीजेपी पैर जमाती हुई नजर आ रही है। और तेलंगाना में बीआरएस का खात्मा हो रहा है, लड़ाई सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच, और कुछ इसी तरीके की तस्वीर कर्नाटक में भी। लेकिन अजय जी, सवाल ये बड़ा हो जाता है कि तेलंगाना और कर्नाटक, ये वो 2 राज्य हैं जहां पर अभी तेलंगाना में तो 2023 में ही और कर्नाटक में साल भर ही हुआ है, बम्पर जीत कांग्रेस को मिलती है। लेकिन जब लोकसभा चुनाव होता है तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ सा होता नजर आता है। क्यों? देखिए, ये आपका एग्जिट पोल है, लेकिन सच्चाई ये है कि क्या कर्नाटक की बात आप कर रही हैं जी? प्रज्वला को लोग वोट दे रहे हैं क्या? उसके समर्थक को वोट देंगे क्या? उसको वहाँ भाजपा को ये माने सिंगल डिजिट में भी यदि सीट आए तो उसकी बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि वो प्रज्वला को, रेवन्ना को लोग वोट नहीं देना चाहते। पहली बात। तेलंगाना की बात आपने की है, आप देख रही हैं। प्रज्वल रेवन्ना वाला मामला कब खुला? नहीं, जब भी खुला हो वाला मामला जब तक खुला सर, तब तक कर्नाटक के अंदर तो वोटिंग खत्म हो चुकी थी। वो मीडिया में बाद में खुला, लेकिन वहाँ के पब्लिक डोमेन में तो चल रहा था। पब्लिक डोमेन में था पहले से ही। भाजपा के लोगों ने ही, और कुमारस्वामी जी ने खुद उसका विरोध किया था, और जब कैंडिडेट बन रहे थे उसके लिए उन्होंने लेकिन वहाँ के लोग फिर कांग्रेस पर भरोसा क्यों जताएंगे कि यहाँ पर अंडर करंट था? बीजेपी के लोग शिकायत कर रहे थे, और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार जिसने एफआईआर दर्ज करने में 27 अप्रैल तक का वक्त ले लिया। रमन्ना के लिए हमने एफआईआर लॉन्च करने की बात नहीं थी। ये केंद्रीय सरकार को जो ड्यूटी निभानी थी वो नहीं निभाई, इसके कारण वो देश से बाहर गया था, और एसआईटी गठित करके और हम लोगों ने उस पर कार्रवाई की। जहां तक बात आपने कही कि वहां के लोग, अरे वहीं के लोग हैं जो हम लोगों को इतना समर्थन दिया, और जो हमने वहां गारंटियां दी थी, एक गारंटियों को समयबद्ध सीमा के अंदर पूरा किया है, इसलिए हम पर भरोसा है। जहां तक बात आपने तेलंगाना की है, तेलंगाना में कर्नाटक में हमने जो गारंटी दी है वो पूरा किया है, इसलिए कांग्रेस के साथ बनी। उसके बूते पर वो मानने को तैयार नहीं एग्जिट पोल का। मैं तो रोमाना जी पहले एक ही लाइन बोलना चाहता हूं। वो कह रहे थे कि ये आपका एग्जिट पोल है, मैं कहता हूं ये आपका एग्जिट पोल है। आपकी एग्जिट होने जा रही है, कर्नाटक से क्या पूरे देश से एग्जिट होने जा रही है, इसलिए आपका एग्जिट पोल है। रही दूसरी बात, जब कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हमने तब भी कहा था ठीक है हम विधानसभा में वो परिणाम नहीं ला पाए, पर भारतीय जनता पार्टी का कैडर और आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए जो भरोसा कर्नाटक की जनता में था वो लोकसभा में निश्चित रूप से हमको पूर्ण बहुमत देगा, पूरे कर्नाटक की सीटें देगा, और वही होने जा रहा है। ठीक है, कर्नाटक में जो नुकसान उठाना पड़ा था बीजेपी को राज्य के चुनाव में, उसके बाद जो डैमेज कंट्रोल बीजेपी की तरफ से किया गया, जिस तरीके से बीएस येदियुरप्पा को फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी गई, वो लिंगायत वोट जो माना जा रहा था बीजेपी से नाराज हो रहा है, छिटक रहा है, उसकी और वोकलिगा के बीच में जो बैलेंस बनाया गया जेडीएस को साथ लेकर, ये उसी का गेन है जो बीजेपी को कर्नाटक में मिल रहा है। विजय जी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब रिजल्ट आया तो उसके बाद येदियुरप्पा साहब को भी थोड़ा सा और ज्यादा पुश किया गया, और जेडीएस के साथ जिसके साथ वो खिलाफ चुनाव लड़े थे विधानसभा का, उनको तुरंत साथ में ले लिया गया, और वोकलिगा कम्युनिटी को। लेकिन आप अजय जी को है ना भोला मत समझिए, वो बहुत राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत आदमी है। उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना का जो गिरफ्तारी है वो उस दिन की जब कर्नाटक में वोकलिगा कम्युनिटी वाला जो इलाका था वोटिंग का, वहाँ 26 अप्रैल को चुनाव खत्म हो चुके थे, तो वो प्रज्वल रेवन्ना नहीं वोकलिगा की भी चिंता कर रहे थे। तो उसको ध्यान में रखते हो। और अजय जी जब कह रहे हो कि कर्नाटक में जनता जानती थी, अंडर करंट था, तो सरकार नहीं जानती। यही तो सवाल पूछा था मैंने, तो खैर लेकिन वो नहीं, उनके पास जवाब है ना, वोकलिगा उनकी वोट है जिस पर वो ध्यान रख रहे थे। खैर, लेकिन कर्नाटक को अब आज की तारीख में हम एग्जिट पोल में स्विंग स्टेट के तौर पे नहीं रख सकते, क्योंकि स्विंग स्टेट हम तब मानते जब वहां का नतीजा बदल रहा होता। लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की बजाय कांग्रेस जो सरकार वहां पर आ गई है, और सिद्धारमैया साहब और डीके सुरेश साहब, मैं अपना लॉजिक बताती हूँ। हमने इसको स्विंग स्टेट में इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर धमाकेदार विधानसभा चुनाव में जीत कांग्रेस ने दर्ज की। वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आज की तारीख में बीजेपी अपना जो वर्चस्व है वो बनाने में कामयाब रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को सीटें मिल रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस वहां पर बहुत बेहतर प्रदर्शन करती, उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता, यानी नतीजे
बदल सकते थे, लेकिन कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में। तो इसलिए अब आज 23 से 25 वाली जी। देखिए, दो बातें कही विजय जी ने। विजय जी एक प्रबुद्ध पत्रकार है और इनकी बात को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं, लेकिन इस सच्चाई को ये जरूर जानते हैं कि जब तक कोई भी बलात्कार का आरोपी को गिरफ्तार कब किया जाएगा, जब उसके अगेंस्ट में कोई आकर खड़ा हो सामने। और जब महिलाओं ने वो बात रखी, जब हमारे सरकार के चीजों में आई बात जेहन में, और जब पब्लिक में वो बात आने लगी, तो लोग जाकर के और हमारी सरकार के लोगों ने भी इस बात के लिए पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ काम किया, और तब वो खुल करके आया, तब वो खुल कर आया। दूसरी बात जो कुमारा स्वामी की बात इन्होंने कही है, रिवर्स पोलराइजेशन भी वहां जब ये साथ गए, उसी कुमारा स्वामी के जिस पर आरोप इतने ज्यादा लगे थे भ्रष्टाचार के, उनको जब आपने साथ लिया तो रिवर्स पोलराइजेशन भी हमारे साथ हुआ। हाँ, येदियुरप्पा की बात आपने बहुत जबरदस्त की है। भ्रष्टाचार के बड़े आरोपी, उन पर बड़े बड़े आरोप लगे। आज उनके बेटे जो परिवारवाद के भी आरोप प्रधानमंत्री जी और भाई साहब की पार्टी लगाती है, और देखा कि उन दोनों का उन्होंने मिक्सचर अपने आप में है। हाँ। और इससे भी वहां की जनता को समझ में आ गया कि भाजपा को न परिवारवाद से लेना देना है, हाँ। न भ्रष्टाचार से लेना देना है, हाँ। उसे सिर्फ अपने सत्ता और सियासत से लेना देना है, और जनता इसका जवाब वहां पे दे। जी, ये हुनर क्या है बीजेपी में? मतलब यहाँ जो भ्रष्टाचार के आरोपी होते हैं वो भी दूध के धुले बन जाते हैं, यहाँ जो परिवारवाद वाला मसला होता है वो भी एकदम गौण हो जाता है। इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन पहले कर्नाटक पर राकेश शुक्ला जी, आपका असेसमेंट। मैं कर्नाटक को दूसरी तरह से देखता हूं। मेरे हिसाब से जो एग्जिट पोल आया है उसके हिसाब से कर्नाटक एक प्रयोगशाला के रूप में सामने आई है। यदि 4 जून को वहां जो एग्जिट पोल है उस हिसाब से नतीजे आए तो एक नया इतिहास ये बनेगा कि बोकालिका और लिंगायत दोनों वोट हासिल करने वाले नरेंद्र मोदी इकलौते नेता होंगे। अच्छा, क्योंकि बोकालिका अभी की डेट में ये माना जा रहा था कि देवगौड़ा परिवार से शिफ्ट होके डीके शिव कुमार की तरफ जा सकता है, एक युवा नेतृत्व को चुन सकता है। और लिंगायत भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज चल रहा था येदियुरप्पा जी को लेके, लेकिन जो अभी रुझान आ रहा है, हाँ। यदि वो नतीजे में बदला बड़ी तो बात निश्चित तौर पर माना बुनियादी तौर पर कर्नाटक में भी जो सबसे बड़ा फैक्टर काम करता हुआ नजर आ रहा है, अलग अलग समुदाय जो एक साथ बीजेपी के पक्ष में अगर आएंगे, जो एग्जिट पोल में नजर आ रहा है, तो ये मोदी फैक्टर ही है, ये मोदी का जादू ही है। स्विंग स्टेट 400 सेट। एबीपी न्यूज पर इसी सवाल के साथ कवरेज को आगे बढ़ाएंगे। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, देख रहे हैं आप एग्जिट पोल के आंकड़ों पर ये मेगा कवरेज एबीपी न्यूज पर, जो इस वक्त जारी है दिल्ली के पॉलिटिकल पावर सेंटर से। जी, नई संसद भवन से लेकर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ये विजय चौक वाला इलाका है, और यहीं से हम चर्चा कर रहे हैं स्विंग स्टेट 400 सेट। वो राज्य जहां पर विपक्ष ये सोच रहा था कि बीजेपी को घेर लेगा और बीजेपी को पटखनी दे देगा, उन्हीं राज्यों में बीजेपी गजब का परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। इसमें पश्चिम बंगाल भी है, इसमें ओडिशा भी है, इसमें कर्नाटक भी है, तेलंगाना भी है और आंध्र प्रदेश भी है। मुझे लगता है जरा जल्दी से तेलंगाना पर बात कर लेते हैं। तेलंगाना में तो अभी अभी बड़ी जीत मिली थी और वहां से बीआरएस के हाथ से आप लोगों ने जीत छीनी थी, लेकिन अब बीजेपी बढ़त बनाती हुई कांग्रेस के मुकाबले तेलंगाना में आपका एग्जिट पोल पूरी तरह फेल हो जाएगा। 8 जहां एमएलए नहीं जीत पाई भाजपा, वहां वो स्वप्न देख रही है 10 से 12 एमपी जीतने की। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। 2018 में एक एमएलए जीता था। 2018 में एक एमएलए बीजेपी ने तेलंगाना में जीता था, और एमपी कितने जीते थे? कांग्रेस से ज्यादा, 4। रोमाना जी, जो मेरे नेता ने, राहुल जी ने कहा कि ये मोदी जी का और मीडिया का एग्जिट पोल है, हाँ। ये आप कम से कम उससे बाहर है, मैं मानता हूँ। आप उसको मत दर्शाइए। आप क्यों इतना डिफेंड भाजपा को कर रही हैं? 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। ये तो जनता ने भाजपा को सत्ता से एग्जिट कर दिया है। फैक्ट नहीं है तो आप ये कह रहे हैं कि मैं डिफेंड कर रही हूं, मैं आपको आंकड़ा दे रही हूं। भाजपा को एग्जिट कर दिया है। 4 तारीख को आ जाएगा जो परिणाम आएगा, बताइए ना। और परिणाम में मोदी जी तैयारी। तेलंगाना में जीत का दावा क्या है? नहीं, हम लोग दावेबाजी कोई दावा ही नहीं है, लेकिन एक सच है, कोई दावा नहीं है। तेलंगाना में हम 12 से 13 सीट जीत रहे हैं, 17 में, ठीक है। और भाजपा को 2 सीट आ जाए, इस पर भी लाले पड़े हुए हैं। ठीक है, ये झूठ है और गलत। सिद्धार्थ, तेलंगाना में उम्मीद कहां से? देखिए, सबसे पहले तो आप ही को कह दिया कि डिफेंड कर रहे हैं आप, क्योंकि इतिहास का भी जो आंकड़ा है वो भी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से ही बन के आना पड़ेगा। इनको इतिहास भी बाहर से एक्सेप्टेबल नहीं है, पर सच्चाई इनकी ये है कि जिस पार्टी के शीर्ष नेता की जितनी उम्र हो उतनी उनकी सीटें ना आ रही हो, तो ये बौखलाहट तो बिल्कुल आएगी। अब राहुल गांधी से कम उम्र की सीटें अगर आएंगी तो अजय जी बेचारे यहाँ पे क्या कहेंगे? तेलंगाना में सुपड़ा साफ, कर्नाटक में सुपड़ा साफ, आंध्रा में सुपड़ा साफ, बंगाल में तो थे ही नहीं।
इनको तो ममता जी ले डूबी, हम तो क्या करते। जो हमने वहां पे प्रदर्शन दिया वो इनसे बर्दाश्त भी नहीं होगा। पर मैं एक बात, बस मैं 10 सेकंड लूंगा रोमाना जी। ये चुनाव इनकी जातिवादी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी नीतियों के खिलाफ एक कर्मयोगी को जिताने का चुनाव था, जो देश की जनता ने भरपूर समर्थन देकर के जिताया है। अब ये आंकड़े अपने घर से बना लें, चाहे जो कर लें, वो ये जाने। रिएक्शन लेते हैं, क्या ये 24 चुनाव मोदी का चुनाव, मोदी के नाम पर, मोदी के काम पर, हाँ या ना? जोरदार जवाब हाँ की गूंज यहाँ पर सुनाई पड़ रही है। मैं भी सवाल लूंगी, यहाँ पर उत्साह बहुत है हमारे ऑडियंस में, उनके भी सवाल। लेकिन पहले तेलंगाना को लेकर, तेलंगाना में क्या हो रहा है? कांग्रेस शानदार जीत हासिल करती है, लेकिन ये बीआरएस जिस तरीके से नीचे जा रही है, उसी का एडवांटेज बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है क्या विजय जी? बीआरएस का जो वोट का नुकसान हुआ वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, लेकिन मुझे बात हैरानी है कि कांग्रेस ने अभी बड़ी जीत हासिल की है तेलंगाना में, और वो उसके लिए बहुत बधाई की बात थी, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाए। कांग्रेस की प्रॉब्लम ही ये हो रही है कि वहां पर संगठन के तौर पे या लीडरशिप के तौर पर कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही। जहां कमजोर है वहां ज्यादा ताकत से लड़ नहीं पा रहे, जहां ताकत है उसे रख नहीं पा रहे अपने साथ। इस वजह से ये लगातार नुकसान कांग्रेस को वहां पर होता जा रहा है। नहीं तो तेलंगाना में बीआरएस की तो पूरी चुनाव का वोट जो है कांग्रेस ने लिया ना। कांग्रेस ने पहली बार इस तरह से एक रीजनल पार्टी को बड़ी टक्कर दी थी, तो मुझे लगता था कि तेलंगाना में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। कहा तो तेलंगाना में वो भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी फैक्टर, जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली थी, सब गिनाया जा रहा था। लेकिन अब ये 24 चुनाव है और ये मोदी का चुनाव है और उनके सामने राहुल नहीं टिक पा रहे। क्या तेलंगाना का संदेश यही है राकेश जी? निश्चित तौर पे तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को एक चमत्कारी चेहरे के रूप में देखा गया था, और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन था, तो ये माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस वहां अपने प्रदर्शन को पहले की अपेक्षा कर सुधारेगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि विधानसभा का चुनाव जो हुआ वो राज्य का चुनाव यानी मुख्यमंत्री का था, और इस बार जो लोकसभा के चुनाव में वही मतदाता जो बीआरएस से स्विंग करके कांग्रेस में गया, वो मतदाता शायद स्विंग करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुका है। इस वजह से रिजल्ट में थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है जरा जल्दी से कुछ सवाल लेते हैं। हाथ खड़े कीजिए, किसके सवाल है? हाथ खड़े कीजिए, यहाँ पर बहुतों के सवाल है। आपका सवाल क्या है, किससे? हमारा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता जी से है कि पश्चिम बंगाल में जब संदेश खाली पे... एक सेकंड, नारेबाजी बंद कीजिए, सवाल सुनिए, जनता का सवाल सुनिए, नारेबाजी नहीं। पश्चिम बंगाल में जब संदेश खाली पे बोलने की बात आई, तब आपने वहां पे वोट की राजनीति करते हुए कुछ भी नहीं बोला, पर वहीं पर जब आप मणिपुर की बात आती है, पश्चिम बंगाल की बात आती है, तो आप अपना वोट की राजनीति करना चाहते हैं, पर जब बोलने की बात आती है तब वहां से बैकआउट कर जाते हैं। बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है जी। ये विरोधाभास कांग्रेस को नहीं दूंगा। हमारे संदेश खाली पर चुप हो जाते हैं, मणिपुर को लेकर लगातार बोलते रहते हैं। नौजवान साथी है, शायद आपको इसकी जानकारी नहीं है, कहीं भी महिलाओं के पर अत्याचार हो, चाहे किसी भी राज्य में हो, इंक्लूडिंग कांग्रेस के राज्य में, हम उस पर भी बोलते हैं। स्वाति मालीवाल जी पर भी हमने बोला है, हमारे नेताओं ने बोला है। हाँ, संदेश खाली पर जरूर एक बड़ा संदेश जो है वहां छुपा हुआ है, जो आपको याद होगा वहां के इनके उम्मीदवार ने, जो भाजपा का उम्मीदवार है, वो आकर के ही राष्ट्रपति भवन पीछे है, वहां पे उन्होंने बात रखी है कि झूठे खाली पेज पर लिखवा लिया गया था नाम, नहीं, बिल्कुल गलत बात। झूठ यहाँ पे बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल झूठ बात। रोमाना जी 10 सेकंड दीजिए, इसका जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस पर लग जाता है। कुछ और सवाल जल्दी से, आपका सवाल किससे? सर, मेरा सवाल भाजपा प्रवक्ता से कि मान लेते हैं कि इस बार जैसा आप लोग कह रहे हैं 400 पार हो जाएगी, जीत जाती है बीजेपी, लेकिन क्या इस बार क्या उनके मुद्दे रहे, क्या किस पर काम करेंगे? जैसे कांग्रेस तो अपने मुद्दे रखे कि हम इस तरह काम करेंगे। बीजेपी के मुद्दे ही नहीं सुने आपने पूरे चुनाव में? मतलब वो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, वो देश को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने की बात। मेरा सवाल है, क्या जो कांग्रेस के मुद्दे हैं उस पे आप काम कर रहे हैं कि कांग्रेस के मुद्दे याद आ रहा है? कांग्रेस के मुद्दे जैसे कि सरकारी नौकरी देना, या फिर उसके अतिरिक्त जो है बिहार जैसे, मतलब रोजगार की दिक्कत है। आप यहाँ पर चिंता इस बात की जताई जा रही है कि रोजगार मुद्दा है, और अगर बीजेपी से आती है तो रोजगार के लिए क्या करेगी? मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। पहली बात तो कांग्रेस पार्टी जो बातें उठा रही थी वो मुद्दे नहीं थे, वो ढकोसले थे सब, जिनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं था, जिनको पता नहीं था कि हमें करना क्या है, उसका हम फंड कहां से लाएंगे, उसकी क्या बात हुई। अब रही बात युवाओं की, मैं बिल्कुल उसी का जवाब दे रहा हूं। तीसरी बार जब ये हिस्टोरिक मैंडेट आएगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार और बड़ी जीत के साथ आएंगे, इस देश के लिए विकसित भारत का जो सपना हमने देखा है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का सपना जो हमने देखा है, इन्वेस्टमेंट्स को बूम करने का सपना जो हमने देखा है, नए रोजगार को सृजित करने का सपना जो हमने देखा है, वो सारे काम हम करके दिखाएंगे और युवाओं के सारे सपनों को पूरा करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी से है, मेरा सवाल ये है कि वोट होने से पहले आप लोग बहुत बड़े बड़े वादे कर देते हैं।
लेकिन जब वोट जीत जाते हैं तो उस गर्दन को तब कैसे पकड़ा जाए? अच्छा, नतीजा आ जाएगा उसके बाद वादे पूरे करेंगे ना, इसका आश्वासन दीजिएगा। सवाल हमने तो अभी से ही काम शुरू कर दिया। ठीक है 1 मिनट सवाल और ले लेते हैं। मीटिंग चल रही है। मेरा सवाल जो है कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि जैसे कि ये विपक्ष में है तो ये क्या काम किए कि इस बार भी जो है बीजेपी का 400 पार जा रहा है। ये देश के लिए दुर्भाग्य है कि एक ही नेता, एक ही पार्टी संसद भवन में बैठेगी। जब विपक्ष नहीं रहेगा तो मुद्दे कौन उठाएगा? ये जनता आपसे सवाल पूछ रही है। इतना कमजोर विपक्ष, लोकतंत्र के हित में नहीं है इतना कमजोर विपक्ष। जवाब दीजिएगा। कुछ और सवाल जल्दी। मेरा नाम आदित्य कुमार है। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। बिहार ने आपको 40 में से 39 सीट जिता कर दिया। आपने ना वहाँ एक यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला, ना ही एक उद्योग खोला। आज दिल्ली में बिहार के बच्चे, बिहार के मजदूर एक बंद कमरे में 25 बाय 25 के कमरे में ऊँग रहे हैं। लेकिन क्या आप उनके लिए क्या किया और इस बार आप क्या करेंगे? ठीक है, बिहार को लेकर लोगों के मन में सवाल है भाई। मेरा प्रश्न बीजेपी से है कि आपकी पार्टी में आजकल बॉलीवुड का क्या ट्रेंड चला है कि सब लोग बॉलीवुड से और फिर धारावाहिक के जो एक्टर एक्ट्रेस है सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, भोजपुरी एक्टर एक्ट्रेस ज्वाइन। जवाब लेते हैं, जल्दी से जवाब दे दीजिए। सिद्धार्थ जी पहले आप, उसके बाद आपके पास आऊंगी। देखिए बॉलीवुड का तो ऐसा कोई ट्रेंड नहीं, यहाँ तो ऐसे भी हैं जो बॉलीवुड में जा रहे हैं, शादियां भी हो रही हैं, हर पार्टी में सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहीं पे लोग आ रहे हैं। बिहार वालों को कुछ नाराजगी, पर मैं बिल्कुल बिहार पे बात करूंगा। देखिए देश भर में बिहार आज देश का वो राज्य है जिसके पास इतना पोटेंशियल है, जिसको मुख्य धारा में ला करके बिहार के युवा के कारण देश की प्रगति की राह बढ़ाई जा सकती है। और मैं एक बात बता दूं, ऐसे ही नहीं हुआ। देश के अंदर 50,000 मेडिकल सीट्स बढ़ गई, 300 नए मेडिकल कॉलेजेस बढ़ गए, 7 नए आईएम्स बन गए, 15 नए आईआईटीज बन गए। ये देश की जो प्रगति की राह है, उस मुख्य धारा में बिहार को भी जोड़ना है और बिहार उस धारा में जुड़ करके आगे बढ़ेगा। ये बात हमको करनी है। स्पेशल पैकेज का इंतजार अभी भी बिहार को है। अभी भी बड़े ऐसे मुद्दे हैं जो पहले कभी किसी जमाने में वादे भी बिहार से किए गए थे लेकिन पूरे नहीं किए गए। अब छोड़ दीजिए, दावों का दौर नहीं है। लेकिन आपको लेकर एक बड़ा गंभीर सवाल यहाँ से निकला, विपक्ष की भूमिका। क्या कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका पर खरी नहीं उतर रही है? अजय जी जवाब दीजिए। रोमाना जी, जाके पैर न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। बिहारियों का पीर वही समझ सकता है जो बिहार को जिया हो और बिहार के साथ खड़ा रहा हो। मैं खुद बिहार से आकर यहाँ तक आया हूँ, मुझे वो दर्द समझ में आता है। आज भी बिहार में जो 17 साल की इनकी सरकार जो ज्वाइंट पे रही और वो जो काम कोई काम नहीं हुआ। दूसरी बात नहीं सच्चाई है। और विपक्ष की बात है, 4 तारीख के बाद वो जो नौजवान ने जो अभी प्रश्न किया है उसके प्रश्न भाजपा से होने लगेंगे, क्योंकि 4 तारीख को हमारी सरकार आ रही है और मोदी जी की विदाई कह रहे हैं कि साहब तस्वीर बदलेगी। एग्जिट पोल को लेकर एग्जैक्ट पोल नहीं, ये कांग्रेस का दावा लगातार और बीजेपी गदगद नजर आ रही है, क्योंकि फिलहाल जो सटीक अनुमान 4 जून वाले नतीजों का सामने आ रहा है वो यही बता रहा है, धमाकेदार एक बार फिर से वापसी कर रही है मोदी सरकार।